नमस्कार एवरीवन। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 11th। अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 2, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इन क्लास 10th के लिए अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, प्राइमरी मार्केट। राइट। आज की क्लास के अंदर अपने को डिस्कस करना आईपीओ के बारे में, इन डिटेल अपने को डिस्कशन करना है करके। जो अपना इस चैप्टर के लिए अपना फर्स्ट क्लास हुआ था, जिसके अंदर अपने मीशो का केस स्टडी लेके इस आईपीओ के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा था। इस क्लास में अपने को क्या करना है, उस चीजों को एक बार बुक से रीडिंग करना है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रहेगा इस टॉपिक के अंदर जो अपने को समझना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आईपीओ होता क्या है ना। आईपीओ का मीनिंग आई बिलीव अब आप लोगों को क्लियर होगा। इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर करके, राइट। जहां पे हम फर्स्ट टाइम अपनी जो सिक्योरिटीज है वो ऑफर करते हैं पब्लिक को। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी इशू करने होते हैं उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को सिलेक्टेड लोगों को इशू करते हैं और पैसा उठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं, राइट। उसके बाद में जब आपको बहुत बड़ा पैसा की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप क्या करते हो, पब्लिक के पास जाते हो और अपनी सिक्योरिटी इशू करते हो और पैसा उठाते हो, जिसको हम बोलते हैं, यदि आपने फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास गए तो इसको हम बोलते हैं आईपीओ। फिर इसके बाद भी यदि आपको पैसे की नीड है तो अगेन आप पब्लिक के पास जा सकते हो और सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठा सकते हो। बट आईपीओ के बाद में जब भी आप पब्लिक से पैसा उठाओगे अपना सिक्योरिटी इशू करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफपीओ बोलेंगे। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर करके, राइट। नाउ फिर आता है फोर्थ टाइप ऑफ इशू जो आपके अपना प्राइमरी मार्केट के पार्ट रहता है, विच इज राइट इशू। ठीक है, राइट इशू में क्या रहता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको हम सिक्योरिटी इशू करते हैं एंड उनसे पैसा लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम सिक्योरिटी इशू करके पैसा लेते हैं, ताकि उनका ओनरशिप डाइल्यूट ना हो एंड उनकी लॉयल्टी को हम रिवॉर्ड कर सके, राइट। तो ये चारों आपको आई थिंक स्टेजेस क्लियर रहेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम आईपीओ को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनिंग आपको क्लियर है, एक बार देख लेते हैं करके यहाँ से। Now, IPO is selling of securities to the public in the primary market. We know that it is क्या unlisted company क्या करती है, इधर fresh issue of security करती है और offer for sale करती है of its existing securities, और both। ठीक है, जनरली क्या होता है, both होता है। हमने ये मीशो के केस स्टडी में देखा भी था करके। आप एक बार केस स्टडी पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो, ये मीशो ने टोटल 5,421 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए थे करके, जिसमें से बड़ा वाला हिस्सा 4,250 करोड़ ये क्या था, फ्रेश इशू था, जहां पे न्यू सिक्योरिटी हमने पब्लिक को इशू किया। ये पैसा किसके पास जाता है, कंपनी के पास में जाता है। एंड दूसरा हिस्सा था ऑफर फॉर सेल, जहां पे जो एग्जिस्टिंग सिक्योर अपने इन्वेस्टर्स है, जिनको हमने अपना प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर शेयर्स इशू किए थे, उन लोगों को यदि अपने शेयर्स बेचने एट द टाइम ऑफ आईपीओ तो वो बेच सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ये पैसा किसके पास जाएगा, इन्वेस्टर लोगों के पास जाता है, कंपनी के पास में नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको चीज बताना कि आईपीओ की जनरली क्या दो हिस्से होते हैं, फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑफर फॉर सेल। और दोनों में जनरली दोनों आपको देखने को मिलते हैं करके। ठीक है, नाउ एक बार आपका आईपीओ आ गया तो इससे क्या हो जाएगा, आपका शेयर लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे। लिस्ट होने का मतलब क्या है, अभी वहां पे यदि आपका एक बार शेयर लिस्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसका बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है, उसका ट्रेडिंग हो सकता है बाय द इन्वेस्टर्स करके, राइट। जब तक आईपीओ नहीं आता उसका नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ लास्ट में क्या बोल रहे थे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी ईदर थ्रू बुक बिल्डिंग और थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू करके, राइट। बुक बिल्डिंग को तो मैंने एक्सप्लेन किया भी था करके, बट स्टिल वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा। एंड नॉर्मल पब्लिक इशू को आप ऐसा सिंपली लिख दो, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड शेयर प्राइस, फिक्स्ड शेयर प्राइस, इस तरीके से लिख दो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन हो। नॉर्मल पब्लिक इशू को क्या लिख दो, फिक्स्ड शेयर प्राइस बुक के अंदर लिख लो। नाउ ये दोनों क्या है, बुक बिल्डिंग एंड फिक्स नॉर्मल पब्लिक इशू या फिर फिक्स शेयर प्राइस, ये इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में समझते हैं। एक बार मैं आपको नोट्स के अंदर लेके चलता हूँ, वहां पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे। देखो, दो टाइप्स के इशू होते हैं, कंपनी जो चाहे इसके अंदर फॉलो कर सकती है। पहला रहता है फिक्स शेयर प्राइस, जहां पे क्या रहेगा, एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा, ये पहले से फिक्स है, कंपनी ने फिक्स कर रखा है। किसी को भी हमारे कंपनी का शेयर का खरीदना है तो भैया एक फिक्स प्राइस है, आओ खरीदो और चले जाओ करके, राइट। जैसे कि 125 रुपए हमने पर शेयर फिक्स कर दिया, तो जिसको भी खरीदना है 125 रुपए लगेगा, आप खरीद सकते हो। दूसरा टाइप का होता है बुक बिल्डिंग, जहाँ पे क्या प्राइस होने वाला शेयर का वो फिक्स नहीं रहता। ठीक है, बल्कि वहां पे दो तरीके से हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। पहला तो क्या, फ्लोर प्राइस, जहां पे हमने क्या किया, 100 रुपये मिनिमम प्राइस दे दिया। 100 रुपये 100 रुपये नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए लिया करके, कुछ भी हो सकता है, 100 रुपये, 150, 200, जो मर्जी आपको चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, मिनिमम प्राइस देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, मिनिमम प्राइस रहेगा। ना अब एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा, फाइनल प्राइस क्या होने वाला है, वो हमने डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई करके, राइट।
मार्केट के अंदर हम लोगों को बोलेंगे आप बिडिंग करो, आप बताओ कितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे एक शेयर के लिए प्राइस देने के लिए तैयार होकर के, राइट? तो लोग अपना बिडिंग करते हैं, कोई बोलता है कि मैं 110 रुपए देने को तैयार हूँ, कोई बोलता है कि मैं 120 रुपए देने को तैयार हूँ। इस तरीके से बिडिंग करते हैं करके, राइट? एंड जो हाईएस्ट पॉसिबल जो बिडिंग रहता है, राइट, उसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, सिक्योरिटी इश्यू करते हैं करके, राइट? तो यहाँ पे क्या रहेगा कि फ्लोर प्राइस दे देंगे, फिर बिडिंग होएगा, एंड जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम फाइनल प्राइस अपना डिसाइड करेंगे, राइट? मिनिमम प्राइस अपना फिक्स है कि 100 रुपए से कम तो नहीं होगा, 100 रुपए से ज्यादा ही होगा, राइट? ये होता है तुम्हारा फ्लोर प्राइस वाले ऑप्शन में। फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन होता है प्राइस बैंड, जहां पे तुम क्या करते हो, मिनिमम प्राइस भी देते हो एंड जो मैक्सिमम प्राइस है वो भी दे देते हो, राइट? मतलब जो फाइनल प्राइस रहेगा, एक्चुअल जो प्राइस होगा अपना सिक्योरिटी जिसपे हम इशू करेंगे, वो इस रेंज के बीच में रहेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस बैंड। जो ये लोअर अमाउंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इधर आप फ्लोर प्राइस बोल सकते हो या फिर इसको लोअर बैंड बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी नाम यूज कर सकते हो, फ्लोर प्राइस या फिर लोअर बैंड। जो ये एक ऊपर वाला प्राइस है इसको हम क्या बोलते हैं, या तो आप इसको कैप प्राइस बोल सकते हो या फिर अपर बैंड बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप बोलोगे चलेगा। जो फाइनल प्राइस रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। जब आप लोग आईपीओ के अंदर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको इसके बीच में कोई ना कोई प्राइस कोट करना पड़ेगा। 105 से लेकर 111 रुपए के बीच में प्राइस हो सकता है। आप 111 रुपए से ज्यादा बोली नहीं लगा सकते और 105 रुपए से कम भी नहीं कर सकते, राइट? नाउ ऐसा कंपनी क्यों करती है ये जरा समझते हैं करके, राइट? आप बोलोगे कि ज्यादातर लोग तो 105 पे ही बोली लगाएंगे ना, ज्यादा क्यों देंगे करके। तो इसका रीजन समझो क्यों ऐसा नहीं होता करके, और रियलिटी के अंदर ज्यादातर लोग 111 रुपए के ऊपर बोली लगाते हैं करके। उसका रीजन समझो। कंपनी यदि एक अच्छी कंपनी है तो, और लेट्स से वो कंपनी अच्छी कंपनी 1 लाख का अपने शेयर्स लेके आ रही है, बोला कि 1 लाख शेयर्स हम बेचने के लिए तैयार है, जिसको खरीदना खरीद सकते हो। बट बिकॉज कंपनी अच्छी है, मार्केट में बहुत सारे लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है तो कितने 1 लाख शेयर ही है, बट लोग खरीदना चाहते हैं, 10 लाख लोग है जो इसे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सप्लाई कितना है, 1 लाख शेयर्स का। खरीदने वाले लोगों की डिमांड कितनी है, 10 लाख शेयर्स का। तो उस केस में लोग सब सिर्फ 105 में बिडिंग नहीं करेंगे। जिन लोगों को बहुत डेस्परेटली शेयर खरीदना है वो क्या करेंगे, 105 रुपए से ज्यादा पे बोली लगाएंगे, बिडिंग करेंगे, ताकि शेयर्स उनको मिले, ठीक है? अभी मान लो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको 105 पे खरीदना है, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको तो 110 पे खरीदना है, 111 रुपए पे खरीदना है। तो कंपनी शेयर्स किसको देगी, जो लोग 111 रुपए दे रहे हैं, फिर ज्यादा प्राइस दे रहे हैं उनको देगी ना करके। इसके लिए लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 111 रुपए ऊपर वाली प्राइस के ऊपर बिडिंग करते हैं, राइट? नाउ प्रैक्टिकली कौन सा इन तीनों में से अप्रोच फॉलो होता है, तो ज्यादातर केसेस के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा प्राइस बैंड वाला अप्रोच फॉलो होता है, राइट? ये फिक्स प्राइस वाला तो आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। फ्लोर प्राइस तो आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता करके, ये बट बुक में दे रहेगा तो फिर भी हम देख लेंगे करके। बट ज्यादातर केसेस मैंने बोला आपको प्राइस बैंड वाला ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। मीशो में कौन सा था, अगेन प्राइस बैंड वाला था, राइट? ये दोनों में से कोई रहेगा, फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बैंड वाला, जिसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे सब लोग अपना बिडिंग करते हैं, जो बिडिंग करते हैं उसको बेसिकली बुक बिल्डिंग ये प्रोसेस बोलते हैं करके। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी रहेगा, राइट? ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर इतना दे नहीं देखा करके। जनरली आईपीओ दो टाइप्स के होते हैं, अगेन दो टाइप्स के। एक तो होता है कि मेन बोर्ड आईपीओ, एक तो कौन सा होता है आपका, मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी बड़ी कंपनी रहती है करके, और दूसरा रहता है एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओ, जहाँ पे कुछ छोटी मोटी कंपनी आती है करके, राइट? मेन बोर्ड आईपीओ ये रहती है बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी वो अपने यदि आईपीओ लेके आती है तो उसको हम बोलेंगे मेन बोर्ड आईपीओ। और छोटी कंपनी आप इसका एसएमई का मतलब ही होता है स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो इन लोगों के आईपीओ यहाँ पे आते हैं, राइट? ना जो मेन बोर्ड आईपीओ आपको देखने को मिलता है बड़ी कंपनी से आईपीओ, वहां पे तो आपको ये प्राइस बैंड वाला ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी अदर ऑप्शन नहीं होता इनको लोगों मेन बोर्ड को। बट एसएमई आईपीओ के केस में आपको ज्यादातर तो अगेन प्राइस बैंड वाला ही देखने को मिलेगा। बट कुछ एसएमईज आज भी क्या करती है, ये फिक्स प्राइस वाला ऑप्शन चूज करती है करके, बहुत कम करती है, बट कुछ लोग जरूर इसको चूज करते हैं करके। तो आई होप ये क्लियरिटी रहेगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पे लेके जाके। ये देखो ये एंजल वन है, आईपीओ वाला चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारी कंपनीज के आपको आईपीओ ये जो आ चुके हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, राइट? जैसे अभी एसबीआई ये फंड मैनेजमेंट इसका लेटेस्ट आईपीओ आया था। इसमें देखो ये कौन सा दे रहेगा, ये प्राइस रेंज वाला दे रहेगा, वो प्राइस बैंड वाला था ना, वो वाला दे रहेगा करके। जिसके अंदर ये प्राइस रेंज दे रहेगा, लोअर प्राइस भी है अपर प्राइस भी है। इसको देख लो हम क्या बोलते हैं, ये देखो ये कौन सा मेन बोर्ड वाला आईपीओ है, मतलब बड़ी कंपनी है एसबीआई फंड वाला। एंड इसको आईपीओ टाइप को हम क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग वाला बोलते हैं। डन, ये तुमको समझा होगा। एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको। अभी एक दो एसएमई का भी दिखा देता हूँ। ये देखो
यहाँ पे कौन सा अपना है, अगेन बुक बिल्डिंग टाइप है, एंड क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्राइस रेंज दे रखा है, एंड ये कौन सा है, एसएमई है, मेन बोर्ड नहीं, एसएमई छोटी मोटी कंपनी जिनको बोलते हैं, राइट। तो ये आपको समझा होगा ना। एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ आपको, ये वाला एसएमई के केस में मैंने बोला था कि आपको फिक्स प्राइस वाला भी देखने को मिल सकता है, तो ये वो उसका एग्जांपल है जहाँ पे देखो प्राइस क्या करते, फिक्स कर दे 220 रुपए, ठीक है, कोई प्राइस बैंड नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये इसके अंदर पॉसिबल होता है, क्योंकि मेन बोर्ड में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस बैंड वाला ही देखने को मिलेगा। बट एसएमई वाले आईपीओ के केस में क्या होता है, आपको ज्यादातर केस में तो प्राइस बैंड वाला देखने को मिलेगा, जिसको प्राइस बैंड जहाँ पे होता है उसको हम बुक बिल्डिंग आईपीओ बोलते हैं। बट कुछ कुछ केसेस में आपको फिक्स्ड प्राइस वाला देखने को मिलेगा, आजकल बहुत रेयर बट देखने को मिलता है अभी भी। आई होप इसके अंदर आपको एब्सोल्युटली क्लैरिटी आएगा होगा, राइट, क्योंकि प्रैक्टिकली अपना बहुत रेलेवेंट टॉपिक है करके इसके लिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ अभी इसको एक बार बुक से रीड करते, अभी आपको अच्छे से समझेगा। टॉपिक है अपना, हु डिसाइड द प्राइस ऑफ एन इशू, ठीक है। तो आज के टाइम पे प्राइस कौन डिसाइड करता है, जो इशूअर होता है वो डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स। इशूअर कौन रहेगा, कंपनी जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है, वो डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं, जैसे मैंने बोला मर्चेंट बैंकर्स बोल लो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बोल लो, या फिर अपने बुक के अंदर जो काफी बार वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए लीड मैनेजर बोल लो, ये तीनों वर्ड सेम है करके। ये कौन होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनका मेन काम ही होता है कंपनीज को हेल्प करना आईपीओ लाने के अंदर और बाकी सब चीजों के अंदर। तो ये लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये कंपनी को हेल्प करते हैं क्या प्राइस होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये मर्चेंट बैंकर है, इसको स्लैश करके आप लीड मैनेजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर भी लिख लेना, क्योंकि ये वर्ड इंटरचेंजेबल यूज होंगे, तुम बार बार इनसे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए करके, ठीक है। तो ये डिसाइड करते हैं ना। इसके अंदर कोई जो सेबी है अपना, सेबी डज नॉट प्ले एनी रोल इन प्राइस फिक्सेशन, सेबी का इसके अंदर कोई रोल नहीं रहता है, राइट। फिर और क्या करना है मेरे को इसके अंदर, हाँ, कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर्स ये लोग डिसाइड करते हैं क्या प्राइस होने वाला है। बट जो भी इन्होंने प्राइस के लिए पैरामीटर्स रखे होंगे, कंसिडर किए होंगे, किन किन फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने प्राइस डिसाइड किया, उसका फुल डिस्क्लोजर आपको लोगों को देना पड़ता है इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है हमने समझा भी था और भी समझेंगे आगे करके। तो कंपनी और जो लीड मैनेजर है या फिर आपका मर्चेंट बैंकर है वो डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने प्राइस डिसाइड कैसे किया, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए, इसका पूरा पूरा इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक को देना पड़ेगा इन प्रोस्पेक्टस। ये आपको क्लियर है क्या, चलो आगे चले। इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ इशू, दो टाइप्स के आपको इशू देखने को मिलता है। एक तो जहां पे फिक्स प्राइस रहता है, जो कि मैं हमने सीखा था करके कैसे फिक्स प्राइस रहता है, एक ही प्राइस रहेगा। एंड दूसरा क्या रहता है यहाँ पे, कंपनी एंड लीड मैनेजर स्टिपुलेट अ फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड, जिसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं करके, जिसको शॉर्ट में तुम बुक बिल्डिंग बोल सकते हो करके। तो ये हमने देखा था। यहाँ पे क्या रहता है, जो फाइनल प्राइस रहेगा दैट इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। फाइनल प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे लोग बिडिंग करते हैं, उसके बेसिस पे फाइनल प्राइस डिसाइड होता है, करेक्ट। Nowadays normally it is done, IPOs are done through book building route करके, और जिसके अंदर भी हम कौन सा प्राइस बैंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ना कि फ्लोर प्राइस वाला। However, the fixed price route जिसको तुम ये नॉर्मल पब्लिक इशू भी बोलते हो करके, has been kept open to allow the small and medium enterprises SME IPOs के केस में, जो हमने देखा भी था करके, राइट। कुछ कुछ एसएमई आज के टाइम पे भी क्या करते हैं, फिक्स प्राइस वाला ये रूट चूज करते हैं। आई होप ये आपको पूरा समझा होगा अच्छे से। अभी आगे चले ना, व्हाट डज द प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस मींस करके, राइट। इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो क्या होता है, लोग बिडिंग करते रहते हैं करके, राइट। फिर हम क्या देखते हैं, जो इशूअर रहता है वो देखता है कि सबसे ज्यादा बिडिंग कौन से प्राइस पे हुई है करके, राइट, जिसके ऊपर हम अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं। तो उस प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं एंड वो अपना फाइनल इशू प्राइस हो जाता है। ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग बोलते हैं करके, राइट। ये होता कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है। स्टॉक एक्सचेंज पे लोग अपना बिडिंग करते रहते हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग होता है वहां पे ना। अभी देख लेते हैं इसमें कुछ है क्या। व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बिल्डिंग प्रोसेस मीन, बुक बिल्डिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस यूज्ड इन आईपीओ फॉर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोसेस होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये वाला लाइन बहुत अच्छा है ना। इट इज अ मैकेनिज्म वेयर during the period for which the IPO is open, bids are collected from investor at various prices which are above or equal to the floor price। यदि वो कौन सा है, फ्लोर प्राइस वाला, यदि आपने बुक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर प्राइस और एक हमने प्राइस बैंड देखा था, यहाँ पे वो फ्लोर प्राइस की बात कर रहा है, राइट। जनरली कौन सा देखने को मिलता है, प्राइस बैंड वाला देखने को मिलता है, जहाँ पे फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस दोनों दे रखा होता है। बट बुक ने यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लोर प्राइस की बात किया करके, राइट। The offer price is determined after the bidding
क्लोजिंग डेट, फाइनल प्राइस क्या रहेगा, एक बार जब आईपीओ का वो टाइम पीरियड रहता है वो खत्म होएगा, फिर हम फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं। ये आपको क्लियर रहेगा। मैं आपको बताऊंगा एक बार, इसके अंदर जाता है, चलो देखो। ये कुछ आईपीओ है जो कि अभी ओपन है, ठीक है। इनमें से लेट्स से इस आईपीओ के अंदर मैं जाता हूँ, सिल्वर पार्क रिसोर्ट लिमिटेड, एसएमई आईपीओ है, ठीक है। इसके अंदर मैं गया ना, यदि मेरे को इसके अंदर ये कौन सा वाला टाइप का है, बिड प्राइस 133 रुपए, लेट मी सी, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या? एक मिनट छोड़ो यार, इसको कौन सा वाला ये, हाँ ये देखो, ये वो आईपीओ जो मैं अभी देख रहा था, जिसके अंदर भी देखो कौन सा प्राइस रेंज दे रखा है, अगर आप 123 रुपए से 133 रुपए के बीच में कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। बोलते क्या, बुक बिल्डिंग टाइप कौन सा है, एसएमई। ना अभी इसके अंदर मेरे को अप्लाई करना है, तो मैं जाऊंगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या होता है, 133 प्राइस सेलेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ज्यादातर लोग जो अपर प्राइस होता है उसी के अंदर अप्लाई करते हैं। बट आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इससे कम पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मैं 130 पे अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप अभी तो क्या टाइम हो गया इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाए, पर 130 पे अप्लाई कर सकते हो। बट मैं यदि चाहूँ कि मैं 120 पे इस पे अप्लाई करूँ तो कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी विद इन रेंज विच इज 123 टू 133, राइट। 120 पे आप यदि अप्लाई करना चाहोगे तो आपको अप्लाई नहीं करने देगा, ठीक है। आई होप ये तुम क्लियर होएगा। डन। इस तरीके से बुक बिल्डिंग होता है जिससे कि आपका फाइनल प्राइस डिस्कवर होता है। नाउ आगे चलते हैं। What is the main difference between offer of shares through book building and offer of shares through normal public issue? Normal public issue का मतलब क्या बताया था? फिक्स प्राइस, जहाँ पे शेयर का प्राइस फिक्स रहता है, राइट। तो डिफरेंस आपको समझा। बुक बिल्डिंग के अंदर के केस में क्या होता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फ्लोर प्राइस वाला जहाँ पे सिर्फ मिनिमम प्राइस दे रखा होगा, या फिर प्राइस बैंड वाला जहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस दोनों दे रखा होगा। फाइनल प्राइस बुक बिल्डिंग वाले केस में कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, करेक्ट। फिक्स प्राइस में क्या रहेगा, प्राइस फिक्स दे रहेगा, बात खत्म, जिसको खरीदना है इस प्राइस पे खरीदो, नहीं खरीदना तो बैठो आराम से करके। इस तरीके से काम करता है। तो प्राइस एट विच सिक्योरिटी विल बी अलॉटेड इज नॉट नोन इन केस ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के केस में किस प्राइस पे सिक्योरिटी अलॉट होगा ये आपको पहले से पता नहीं होता। ये तो जब एक बार आईपीओ का प्रोसेस खत्म होएगा उसके बाद में पता चलता है कि फाइनल प्राइस क्या रहेगा। While in case of offer of shares through normal public issue, fixed price वाला, price is known in advance to the investor। अपने को पहले से पता है fixed price है करके। Under book building, investors bid for shares at floor price or above, and after the closure of the book building process, the price is determined for the allotment of shares करके, right। देखो अगेन बुक बिल्डिंग में जैसे मैंने बोला दोनों आ रहेगा, फ्लोर प्राइस वाला एंड प्राइस बैंड वाला। आपकी बुक बार बार पता नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ फ्लोर प्राइस वाले को ही कंसीडर करती है, उसको कंसीडर ही नहीं कर रही प्राइस बैंड वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो बट ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग द डिमांड कैन बी नोन every day as the book is built, but in case of public issue fixed price वाले केस में demand is known at the end of close of the issue। ये अगेन एक और डिफरेंस हो गया। बुक बिल्डिंग के अंदर क्या रहेगा, जो हर दिन आपको पता चलेगा कि कितना डिमांड हो रहा है, कितने लोगों ने अप्लाई किया करके, राइट। बट फिक्स्ड वाले के केस में आपको जब वो आईपीओ का टाइम खत्म होएगा तभी आपको पता चलता है कि कितना डिमांड था करके। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे आपके लेट से आप 1 लाख सिक्योरिटी आपके पास है, नहीं तो बुक बिल्डिंग केस में आपको हर रोज पता चलेगा कि आज 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे पे 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसके नेक्स्ट डे पे लेट से 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। इस तरीके से हर दिन आपको पता चलेगा। बट जो फिक्स प्राइस वाला रहता है वहां पे जब आईपीओ का टाइम खत्म होएगा तभी आपको पता चलता है कितने लोगों ने अप्लाई किया था। ना अभी बात करते हैं कट ऑफ प्राइस क्या होता है। कट ऑफ प्राइस फाइनली बेसिकली क्या होता है, जो बुक बिल्डिंग वाला अपना प्रोसेस रहता है ना, उसमें अपने को फाइनल प्राइस क्या रहेगा, इशू प्राइस क्या रहेगा वो पता नहीं होता। जब आईपीओ का प्रोसेस खत्म होएगा, राइट, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि फाइनल प्राइस क्या रहेगा, इशू प्राइस क्या रहेगा। तो जो भी अपना फाइनल प्राइस होता है, इशू प्राइस रहता है आफ्टर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। तो आप कट ऑफ प्राइस को सिंपली यहाँ पे लिख लो इशू प्राइस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, इतना ही टॉपिक है इसके अंदर, राइट। बुक बिल्डिंग में आपको या तो क्या करना, प्राइस बैंड बताना पड़ेगा या फिर फ्लोर प्राइस बताना पड़ेगा। एंड एक्चुअल डिस्कवर्ड प्राइस कैन बी एनी प्राइस बिटवीन द प्राइस बैंड और अबव द फ्लोर प्राइस करके, राइट। दिस प्रोसेस इज नाउ द इश्यू प्राइस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। द इश्यू प्राइस इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। इतना ही है, राइट। द इशूअर एंड द लीड मैनेजर डिसाइड आफ्टर कंसीडरिंग द बुक एंड द इन्वेस्टर एपिटाइट फॉर द स्टॉक। ये इश्यू प्राइस या फिर कट ऑफ प्राइस डिसाइड कौन करता है? जो इशूअर है, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो, एंड जो लीड मैनेजर है, लीड मैनेजर कौन?
मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर या लीड मैनेजर, तीनों सेम ही चीज है, ये मिलके डिसाइड करते हैं। आगे चले, व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग? मिनिमम प्राइस, दैट्स इट। नाउ आगे वाला, व्हाट इज द प्राइस बैंड इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग आईपी? ठीक है, ये देखो एकदम सिंपल सिंपल चीज है करके। प्राइस बैंड में आपको प्राइस रेंज दे रखा होगा, यही चीज है। एक और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लेट्स से कि ये प्राइस कितना है, 100 रुपया मिनिमम प्राइस, ये क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। तो जो अपर बैंड वाला प्राइस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका +20% हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120 हो सकता है। समझे मैंने क्या बोला, कि मिनिमम प्राइस जो रहेगा ये तो आप डिसाइड करोगे, राइट। जो अपर बैंड वाला प्राइस रहेगा वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, जो लोअर प्राइस है उसका +20% हो सकता है। तो लोअर बैंड कितना है, 100, इसका +20% करोगे तो आपका कितना आता है, 20 रुपीज आता है। तो मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है, 120 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो तरीका हुआ, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 20% ज्यादा हो सकता है अपना लोअर प्राइस का। और दूसरा तरीका मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 120% हो सकता है ऑफ द लोअर प्राइस। दोनों तरीके से बोलो, बात सेम ही है, राइट। फर्स्ट अप्रोच में बोल रहा हूँ कि इसका 20% निकालो और उसको इसके अंदर ऐड कर दो। दूसरे तरीके में बोल रहा हूँ इसी का 120%, राइट। 100 का 120% कितना होता है, 120। तो बस ये दो तरीके बोलने के हैं, राइट। एक बार पढ़ भी लेते हैं इसमें। The prospectus may contain either the floor price for securities or the price band within which the investor can bid. The spread between the floor and the cap, floor क्या हो गया, मिनिमम प्राइस, कैप हो गया मैक्सिमम प्राइस, ऑफ द प्राइस बैंड शेल नॉट बी मोर देन 20%। इनके बीच में डिफरेंस है 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम प्रैक्टिकल देख लो, नहीं होता। तुम जैसे मीशो वाले केस में बताया था 105 से 111 इनका प्राइस बैंड था, तो अब देख लो ये डिफरेंस 20% से ज्यादा नहीं है, 20% ऑफ द लोअर प्राइस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत कम है। फिर आगे चले, in other words, it means the cap should not be more than 120% of the floor price। ये जो cap price है ये इसका floor price का 120% से ज्यादा नहीं हो सकता। The price band can have a revision, and such revision in the price band shall widely disseminated by the information by informing the stock exchange, by issuing a press release, and also indicating the change on the relevant website and the terminals of the trading members, etc., etc. In case of the price band is revised, the bidding period shall be extended for a further period of 3 days, subject to total bidding period not exceeding 10 days। अच्छी बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आप चाहो तो आपने लेट्स से कि इनिशियली ये प्राइस डिसाइड किया था, बाद में चल के आप ये प्राइस बैंड को रिवाइज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पहले लेट्स से आपने 100 टू 120 रखा, बाद में आप बोलो नहीं मेरे को 110 टू 130 रखना है, तो ये भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। बट यदि आप ऐसा चेंज करते हो तो आपको ये जो चेंज का इन्फॉर्मेशन ये आपको सबको बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा, और उसके लिए क्या क्या तरीके, इतने सारे तरीके यहाँ पे बता रखे हैं, आपको सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब यहाँ पे प्राइस बैंड आपका चेंज हुआ ना, तो आईपीओ का पीरियड जो कि जनरली 3 डेज होता है, जनरली आईपीओ कितने दिन के लिए ओपन रहता है, 3 डेज के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टर लोग परचेज कर सकते हैं, अपने आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यदि ऐसा प्राइस बैंड के अंदर रिविजन हुआ तो आपको ये 3 डेज से इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या बोला, जनरली आईपीओ 3 डेज के लिए होता है, बट यदि प्राइस बैंड में रिवीजन हुआ तो आपको 3 डेज से इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। और एक और चीज ध्यान रखना है, कितना भी आप रिवीजन कर लो, मल्टीपल टाइम्स वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट जो टोटल टाइम पीरियड है वो 10 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 10 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, एक बार और रिवीजन कर सकते हो प्राइस बैंड में, क्यों, तो एक बार और करोगे तो फिर कितना, टोटल 9 डेज हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप करोगे तो फिर और 3 दिन देना पड़ेगा, तो 12 दिन हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम 2 बार ही रिवीजन कर सकते हो, राइट, बिकॉज आपका टोटल आईपीओ का टाइम पीरियड वो 10 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप आपको समझा होगा। कितने दिन के लिए आईपीओ ओपन रहता है, 3 डेज। यदि आपने प्राइस बैंड में रिवीजन किया, चेंज किया है, तो वो 3 दिन से आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड ओवरऑल टाइम पीरियड 10 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। आगे चले, हु डिसाइड द प्राइस बैंड? प्राइस बैंड डिसाइड कौन करता है? अगेन कंपनी डिसाइड करेगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कंपनी डिसाइड करती है प्राइस बैंड इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स, कुछ ज्यादा ही इसमें है ना। ये वाला अच्छा टॉपिक है। अभी मैंने बता ही दिया आपको, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द बिड शुड ओपन ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग? तो 3 डेज, मिनिमम कितने, 3 दिन के लिए ओपन होना चाहिए। ज्यादातर स्टैंडर्ड यही है कि 3 दिन के लिए ही ओपन होता है। आप देख लो, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे मीशो के केस में इट वाज लाइक 3 दिसंबर टू 5 दिसंबर। इसमें बताऊँ, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ, ये देखो। हम्म, हम्म, हम्म।
हाँ ये देखो कितना, थर्ड बिड या फिर ऑफर, ये पीरियड 3 दिसंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025, 3 दिन, 3 4 5, ठीक है। बीच में संडे मंडे आ गया तो थोड़ा, सैटरडे संडे आ गया तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है 2 दिन से। बाकी 3 वर्किंग डेज तक मिनिमम ओपन रहना चाहिए। एक दो और बता देता हूँ, यहाँ पे भी देख लो आप, क्या टाइम पीरियड दे रखा है। ये रहा यहाँ पे नीचे, ऑफर स्टार्ट हो रहा है आपका 23 जुलाई से, ये स्टार्ट हुआ एंड कहाँ तक चलेगा, 27। तो 23 24 25 26 27, ये कितना हो गया, 5 दिन हो गया। 5 दिन क्यों हुआ, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे 5 दिन हो रहा है, राइट। बाकी होता कितना, मिनिमम 3 दिन के लिए, राइट। सैटरडे संडे आता है तो 2 दिन और एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे को अपना मार्केट क्लोज रहता है, मार्केट बंद रहता है, ये इसका लिए रीजन है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। चलो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम बी यूज फॉर बुक बिल्डिंग। ओपन आउटक्राई सिस्टम क्या होता है, पहले ये समझो। पुराने टाइम में 1990s वगैरह की बात कर रहा हूँ, जब चीजें डिजिटली नहीं हुआ करती थी, तो शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग एंड आईपीओ वगैरह भी क्या होता था, एक लोग फिजिकली बिडिंग करते रहे, जोर जोर से चिल्लाते थे, मैं इस शेयर के लिए 100 रुपए दूंगा, मैं इस शेयर के लिए 120 रुपए दूंगा, इस तरीके से वहां पे ओपन बिडिंग होती थी करके, राइट। इसको हम बोलते थे ओपन आउटक्राई सिस्टम, जहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के क्या करते थे, बिडिंग करते थे करके, राइट। ये आज के टाइम पे ये अलाउड है क्या, नहीं। आज के टाइम पे अलाउड नहीं है, आज के टाइम पे सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली आप चीजें करते हो तो सब ट्रांसपेरेंट रहती है, सबको पता चलता है, रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये कुछ इसके अंदर रीजन है, राइट। और कुछ इसमें खास है क्या, नहीं, बस ये सिंपल है। क्या ओपन क्रेडिट सिस्टम अलाउड है क्या, नो। फिर कैन इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग फैसिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन, एब्सोल्युटली यस, हम लोग भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया बता करके उसके अंदर ब्रोकर ऐप के थ्रू। नाउ हाउ डज वन नो इफ शेयर्स आर अलॉटेड इन एन आईपीओ या फिर ऑफर फॉर सेल, what is the time frame for getting refund if the shares are not allowed? This is interesting concept, इसको मैं आपको एक बार इधर इधर से बताता हूँ करके, राइट। अपना नोट्स की तरह ये रहा। ठीक है, कितने दिन में अपने को पता चलता है कि अपने को, सबसे पहले आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, कितने टाइम में आपको पता चलेगा कि आपको शेयर मिला है नहीं मिला है। फिर आपको यदि शेयर नहीं मिला है तो आपने जो पैसा दिया था वापस कब तक मिल जाएगा करके, ये इसके लिए टाइमलाइन क्या कहते हैं, पहले प्रैक्टिकली क्या अप्रोच फॉलो होता है वो बता दो, फिर बुक में क्या लिखा है वो बता दो, क्योंकि बुक में आपका डेटा आउटडेटेड है, right? आज के टाइम पे जो अपना अप्रोच फॉलो होता है दैट इज T+3 डेज। क्या, T+3 डेज मतलब क्या है कि जब टी ये रिप्रेजेंट करता है उस दिन को जिस दिन आपका आईपीओ क्लोज होता है। सपोज करो मीशो वाला एग्जांपल लेता हूँ, उसके अंदर क्या था, 3 दिसंबर टू 5 दिसंबर, ये था आईपीओ पीरियड। आईपीओ पीरियड जिसके अंदर आप लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। किसी को भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो वो 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर, इन 3 डेज के अंदर अप्लाई कर सकता था, ठीक है। नाउ 5 दिसंबर ये क्या रहेगा, लास्ट डे रहेगा आईपीओ अप्लाई करने के लिए, इसको हम बोलते हैं टी, इसको हम क्या बोलते हैं, टी डे बोलते हैं, राइट, लास्ट डे करके। नाउ अभी तुमको टी को खत्म हो गया, +1 डे, टी मतलब कौन सा, 5 दिसंबर जिस दिन आईपीओ का लास्ट डे था, राइट, +1 डे। यहाँ पे जिस दिन आईपीओ खत्म हुआ उसके बाद में एक दिन और लगेगा मेरे को, और आपको क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा किसको शेयर मिला है किसको नहीं मिला है, राइट। इन्फॉर्म अबाउट आईपीओ अलॉटमेंट, आईपीओ अलॉटमेंट, राइट। जिस दिन आईपीओ क्लोज हुआ उसके एक दिन, उसके नेक्स्ट डे पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ लगा है या फिर नहीं लगा, मतलब आपको शेयर्स अलॉट हुए या फिर नहीं हुए, करेक्ट। क्योंकि जैसे मैंने बोला, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। लेट्स से सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही कंपनी सेल कर रही है, बट जिनको शेयर्स खरीदना है वो बहुत सारे, लेट्स से 10 लाख लोगों को जिनको शेयर खरीदना है, तो सबको तो नहीं मिलेगा। तो अभी किसको मिला है किसको नहीं मिला, तो वो जिस दिन आईपीओ क्लोज होगा उसके नेक्स्ट डे सबको पता चल जाएगा कि इसको मिला है इसको नहीं मिला, वो सबको पता चल जाएगा, राइट। फिर T+2 डे मतलब कि जिस दिन अपना ये आईपीओ हुआ क्लोज हुआ उसके अगले दिन तुम लोगों को बता दिया, फिर उसके नेक्स्ट डे पे, ठीक है, तुम लोगों को जो शेयर्स है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, राइट। शेयर्स क्रेडिटेड टू, शेयर्स क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट, जो आपका डीमेट अकाउंट होता है वहां पे आपको शेयर्स वहां पे पहुंचा दिए जाते हैं। एंड जिनको शेयर्स नहीं मिला उनको क्या करेंगे, हम रिफंड कर देंगे, रिफंड, रिफंड ऑफ मनी, ठीक है। जिनको शेयर्स मिला उनको हम क्या करेंगे, T+2 डे के अंदर उनको अकाउंट में डाल देंगे, जिनको शेयर्स नहीं मिला उनको पैसे वापस कर देंगे, राइट।
तो जिनको यदि आईपीओ के अंदर पैसा नहीं मिला उनको वापस कभी मिलेगा, सॉरी, जिनको आईपीओ में शेयर्स नहीं मिला उनको अपना पैसा वापस कब मिलेगा, जिस दिन आईपीओ खत्म हुआ उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पे, मतलब 2 दिन में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। फिर आता है अपना T+3 डे, ठीक है, 2 दिन में सारा काम निपटा दिया। थर्ड डे, जिस दिन आईपीओ खत्म हुआ उसके थर्ड डे पे क्या होगा, अपना जो शेयर रहेगा लिस्टिंग हो जाएगा, शेयर लिस्टिंग, शेयर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि अब ये शेयर जो है अपना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। अब इसका बाइंग एंड सेलिंग आप लोग कर सकते हो मार्केट के अंदर। ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस रहता है। आई होप आपको समझा होगा। जिस दिन आईपीओ खत्म हो रहा है, जिस लास्ट डे रहता है आईपीओ अप्लाई करने का, या अपने केस में 5 दिसंबर, उसको हम टी बोलते हैं करके, टी डे ऐसा करके बोल सकते हो। फिर उसके बाद में एक दिन मेरे को और लगता है जिसको हम बोलेंगे T+1 डे, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए किसको मिला है किसको आईपीओ के अंदर शेयर नहीं मिला है करके। T+2 डे मतलब दूसरे दिन जो आपका उसके एक दिन और बाद में आपको पता चल जाएगा कि सॉरी, एक्चुअल में आपको शेयर अकाउंट में आ जाएगा, डीमेट अकाउंट में। जिनको नहीं मिला उनको पैसा रिफंड कर देंगे। एंड T+3 डे पे मतलब थर्ड डे पे, जिस दिन आईपीओ खत्म हुआ उसके थर्ड डे पे शेयर जो है अपना लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में। एक बार शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट हो गया, अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट हो गया, फिर उसका जो चाहे लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। आपको यदि आईपीओ लगा तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उस दिन बेच सकते हो करके शेयर मार्केट में जाके। जिसको नहीं लगा वो चाहे तो वहां पे जाके खरीद सकता है करके, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर। ना अभी बुक में क्या दे रखा है वो जरा रीड करते हैं ना। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 11th और 12th में दोनों में अलग अलग डेटा दे रखा है, एंड दोनों ही गलत है। राइट डेटा क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, वो और अभी मार्केट के अंदर वो डेटा चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूँ कि इनके अंदर क्या दे रखा है अपना 11th के केस में। तो 11th में बोल रहा है कि भैया आपको 4 दिन तो लगेंगे किसके अंदर, ये पता लगने में कि किसको शेयर मिला है किसको शेयर नहीं मिला है, उसके लिए तुमको लगेंगे 4 दिन करके, राइट। फिर आपको एक दिन और लगेगा, ठीक है, एक दिन और लगेगा एक्चुअल में तुमको शेयर्स पहुंचाने में, पैसा रिफंड करने में, राइट। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, 6th वर्किंग डे पे जो अपना है शेयर क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। तुमको समझा। अपना 11th वाला बुक क्या बोलता है, 4 दिन में तो ये पता लगेगा किसको मिला है किसको नहीं मिला। 5th वर्किंग डे पे तुमको शेयर पहुंचा दिया जाएगा यदि तुमको मिला है तो। एंड 6th वर्किंग डे पे तुमको क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा वहां पे ट्रेडिंग के लिए। और अपना 10th वाला बुक क्या बोलता है, ये कुछ अलग ही बोलता है करके। हाँ ये देखो, ये बोलता है कि भैया 8 वर्किंग डेज लगेंगे, कितने, ये बोलता है 8 वर्किंग डेज लगेंगे आईपीओ खत्म होने के बाद में ये पता लगाने में आपको शेयर मिला है कि नहीं मिला। फिर 2 दिन और लगेगा आपको शेयर एक्चुअल में पहुंचाने में, आपको शेयर का यदि नहीं लगा तो आईपीओ नहीं लगा तो रिफंड करने में करके, राइट। तो 8+2 कितना होता है, 10 डेज, मतलब 10 डेज में काम खत्म हो जाना चाहिए। 11th डे पे फिर अपना लिस्ट हो जाना चाहिए यदि आपकी बुक के हिसाब से चले तो। बट नहीं, ये बोलता है कि 12 वर्किंग डेज, मतलब 12वें दिन क्या होएगा तुम्हारा, वो होएगा लिस्टिंग होएगा इसका। 11th डे पे क्या होगा इनको भी नहीं पता करे। तो मैंने बोला 11th और 10th वाला दोनों ही डेटा गलत है करके, राइट। बट ऑफ कोर्स एग्जाम में तो तुमको वही लिखना है जो तुम्हारे बुक में दे रखा है करके। बाकी प्रैक्टिकली क्या होता है मैंने बता दिया, राइट। और इसमें कुछ खास है नहीं, तुम रीड करोगे तुमको समझ जाएगा। आगे चले। हाँ, मेरे को ये चीज बताना क्योंकि ये बुक के अंदर बहुत गलत है करके, राइट। अभी तुम प्रैक्टिकली सोच के बच्चों को 6 दिन लगेंगे, बट पता चला कि ये तो पहले दिन हमको पता चल गया कि हमको शेयर आईपीओ लगा कि नहीं लगा। प्रैक्टिकल चीजें पता होना चाहिए, राइट, बिकॉज तुम इतना पुराना नॉलेज लेके यदि 100 में से 100 मार्क्स स्कोर भी कर लेते हो अपने एग्जाम में तो उसका क्या यूज है। मार्केट में तो आप आउटडेटेड नॉलेज लेके ही निकलोगे तो लोग आपको पागल समझेंगे करके, राइट। तो वैसा नहीं होना चाहिए ना। आगे चलेगा ना। अभी एक बात ये ध्यान रखना, ये वाला जो टॉपिक है व्हाट इज एएसपीए, ये 10th क्लास में नहीं है। क्या 10th क्लास के सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं है। तो अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट में जो डिस्कशन हो रहा है 10th वाले बच्चे ये स्किप कर सकते हैं। आप सीधा अगले वाला टॉपिक से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ एक यही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी चीजें है ना। 11th वाले यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपके सिलेबस में जो है ये चीज, टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक डेमो। ये क्या होता है मैं एक आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना चाहूँ। इन केस यदि गलती से कोई 10th वाला है वो भी ये प्रोसेस सुन लेना, आपके लिए अच्छा ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेगा कैसे ये काम करता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। एक सेकंड, देखो आईपीओ का कैसे काम करता है। यदि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, कैसे आईपीओ अप्लाई करते हो फिर बाद में क्या प्रोसेस है पूरा एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। यदि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला तो आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, किसी भी बैंक के थ्रू, ठीक है। जिन बैंक जो ऑथोराइज बैंक्स होती है उनके थ्रू, ज्यादातर आज के टाइम पे बैंक्स ऑथोराइज बैंक्स होती है। इनको इन बैंक्स को हम बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स बोलते हैं। तो आप बैंक के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो आपका स्टॉक ब्रोकर है उसके थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या होगा ना, आप जब अप्लाई करते हो
तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, जितने के लिए भी आईपीओ है उतना, जितने भी अमाउंट का आईपीओ उतना आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये पैसा आपसे लिया जाता था और ये कंपनी को दे दिया जाता था आईपीओ के टाइम पे ऊपर, राइट। फिर जब आईपीओ का फाइनली होता था कि आपको आईपीओ मिला है कि नहीं मिला, तो मिल गया तो कंपनी अपने पास पैसा रख लेती, आपको आईपीओ में शेयर्स नहीं लगे तो आपको पैसा रिफंड कर देते। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, समटाइम्स कंपनी आपके पैसे को मिसयूज भी करती थी। इसके लिए इन्होंने सिस्टम चेंज करके ये नया वाला सिस्टम लाया। इसके अंदर क्या रहेगा, यदि आप बैंक के थ्रू या फिर ब्रोकर के थ्रू किसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, अभी आपको पैसा जो रहेगा आपके अकाउंट से कटेगा नहीं, आपके अकाउंट में ही रहेगा, बट उस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या बोला मैंने, पैसा जो है आपके अकाउंट में ही रहेगा बट वो पैसा कटेगा नहीं, आपके अकाउंट के अंदर उस पैसे को हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक क्यों करेंगे, जब आईपीओ खत्म होएगा तब पता चलेगा कि भैया आपको आईपीओ लगा है कि नहीं लगा। यदि एक्चुअल में आपको आईपीओ लग गया तो क्या होगा, आपका पैसा वो कट के कंपनी के पास चला जाएगा। बट यदि आपको आईपीओ नहीं लगा तो वो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा और आपके अकाउंट के अंदर वापस वहीं पे आ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि एक तो टाइम जो पहले लगता था वो भी टाइम कम होएगा, दूसरा कंपनी आपके पैसे को मिस यूज नहीं कर पाएगी। ये दो आपको बहुत बड़े एडवांटेज यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो हम पूरा करते हैं, पैसे को ब्लॉक करना देन अनब्लॉक करना, ये होता है अपने एएसबीए के थ्रू, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये बेसिकली कोई ऐप है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपने बैंक या ब्रोकर के थ्रू अप्लाई किया, वो बाद में चल के इस एप्लीकेशन को यूज करती है और आगे आपका जो आईपीओ का एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड करती है। फिर आपका आईपीओ जाता है, आपका आईपीओ का एप्लीकेशन ये जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जहाँ पे क्या होता है बुक बिल्डिंग होती है, जहाँ पे लोग बिडिंग करते रहते हैं, यहाँ पे ये बुक बिल्डिंग होती है, राइट। एक बार ये आईपीओ का प्रोसेस खत्म हुआ, वो 3 days खत्म हुए, राइट। ये सारा सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाता है, रजिस्ट्रार टू इशू, जो कि अगेन कौन अपॉइंट करता है, कंपनी। अपने सिलेबस के अंदर भी इसका हम डिस्कस भी करेंगे, राइट। बताऊं क्या, इसके अंदर कौन था मीशो के केस में, ये नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ये कौन था, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, राइट। इंडिया के अंदर मेनली दो ही आपको ये रजिस्ट्रार देखने को मिलेंगे, एक तो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो गया, दूसरा इन टाइम कुछ करके उसका नाम है करके, एग्जैक्ट नाम तो मैं भूल रहा हूँ करके। तो अभी रजिस्ट्रार के पास ज्यादा सारा डेटा। ये रजिस्ट्रार लोग क्या करते हैं, अगेन इशूअर इसको अपॉइंट करता है, जो कंपनी है वो इसको अपॉइंट करेगा। इनका मेन काम क्या होता है, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उन सबकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, देखेंगे कि सबने वैलिड एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया, किसी ने कोई फर्जी एप्लीकेशन तो नहीं दिया। फिर ये चेक करने के बाद में इसका काम होता है कि किसको शेयर्स अलॉट करना है, किसको शेयर्स नहीं अलॉट करना है, ये डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होता है करके, राइट। उसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा, बट प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, इनकी मन मर्जी से नहीं होता करके, राइट। ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को दे दिया, जो बाकी लोग हैं उनको नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये रजिस्ट्रार का क्या काम होता है आपको समझा। फिर अपना इसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं किसके पास में, बैंकर टू एन इशू। अगेन इसको भी कौन अपॉइंट करता है, अपना जो इशू है वही अपॉइंट करता है। बैंकर टू एन इशू क्या होता है, बेसिकली एक बैंक होती है जो कि आपके पैसों को हैंडल करती है इन द प्रोसेस ऑफ आईपीओ। तो अभी ये जो बैंकर टू इशू रहेगा, जो कि एक बैंक रहेगा जिसको कि इशूअर अपॉइंट कर रहा है, ये क्या करेगा, जितना भी पैसा आ रहा है वो कलेक्ट करता है। और पैसा कहाँ पे कलेक्ट करता है, एस्क्रो अकाउंट में कलेक्ट करता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक ये सेपरेट अकाउंट होता है जहाँ पे सारा का सारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा और वहां से कंपनी उसको धीरे धीरे यूज कर सकती है जब भी उसको नीड होगा। तो ये बैंकर टू इशू का काम है। उसके बाद में क्या होगा, कंपनी के बारे में, इसके बाद में पैसा कंपनी को मिल जाता है, कंपनी यहाँ पे अपना इशूअर रहेगा। एंड एक बार आईपीओ का प्रोसेस खत्म हुआ तो कंपनी क्या हो जाएगा, अपना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगा। कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग का मतलब है कि उसकी सिक्योरिटी का बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। एनएससी बीएससी के अंदर इसका बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझा होगा किस तरीके से काम करता है। अभी इसके ऊपर मैं आता हूँ बुक के ऊपर ना। अभी देखो ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यहाँ पे क्या होता है जो मैंने बताया वही रहेगा, ब्लॉक कर दिया जाता है आपका जो बंदा, जो पैसा रहेगा उसको ब्लॉक कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। बेसिकली पैसा कट के कंपनी के पास नहीं जाता, आपके अकाउंट में ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और भी इसके अंदर कुछ बता रहा है क्या, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो देखते हैं, बाकी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज रहेगा। इन्वेस्टर सबमिट एएसपीए फॉर्म आप सबमिट करते हो। अब देखो क्या बैंक के थ्रू कर सकते हो, जिनको हम सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बोलते हैं, या फिर आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो, जो आई थिंक इसने बोला नहीं है, राइट, बट आप उसके थ्रू कर सकते हो, वो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था। ठीक है, जिसके अंदर आप ये सारा सारा डिटेल्स फुल करते हो और कुछ, हाँ, नथिंग एल्स। ओके, ये देख लो, 1 जनवरी 2016 से इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द पब्लिक इश्यूज आर सब्सक्राइब टू एएसबीए ऑब्लिगेशन।
तो एक ये 2016 से क्या हो गया, सबको इस एप्लीकेशन को यूज करके ही सबमिट करना पड़ेगा। देखो और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देखो अपने को क्या है ना, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान सुनना, 10th वाले भी सुनना रहेगा तुम, ठीक है। अपने को क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, राइट। चीजों को कंसेप्चुअली समझना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, राइट, ताकि तुमको अच्छा नॉलेज मिलेगा, राइट। बट इस प्रोसेस के अंदर हम इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि अपना जो है बहुत सिलेबस स्लो हो जाए। तो इसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ, फिर बुक से रीडिंग भी हम करते हैं। बुक से रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑफ कोर्स मैं आपको साथ में रीड करके समझा देता हूँ, बट बाकी चीजें जो एकदम बेसिक दे रखा है, फिर जो मैंने डिस्कस किया वही है, तो उसको हम लाइन बाय लाइन रीड करके मतलब नहीं। अभी आप बड़े बच्चे हो गए, राइट, तो आपको समझना चाहिए कि ये इतना खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रहेगा। फिर भी आप रीड करो, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया होगा, बट स्टिल आप रीड करते हो, आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ रजिस्ट्रार। अगेन रजिस्ट्रार वाला भी मैंने समझा था उसका क्या रोल होता है, देख लेते हैं क्या कुछ बोलता है क्या इसमें। रजिस्ट्रार फाइनलाइजेस द लिस्ट ऑफ एलिजिबल allottees after deleting the invalid application and ensure that the corporate action for crediting of shares to the demat account of the applicants is done and dispatch of refund order to those applicant are sent। क्या बोलता है ये, क्या करेगा, ये सबका पहले तो देखा कि एप्लीकेशन किस किस का वैलिड है, किसका इनवैलिड एप्लीकेशन है, वो देखता है करके। फिर किन लोगों को देना है, जो एलिजिबल लोग हैं उनमें से किन किन लोगों को शेयर्स देने हैं करके, फिर जिनको शेयर्स मिला उनको वो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में डालना, जिनको शेयर्स नहीं मिला उनको पैसा रिफंड करना, ये सारा काम इसका होता है। लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट्स विद द रजिस्ट्रार। लीड मैनेजर्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं। ये लोग एंश्योर करते हैं कि सारा का सारा ये प्रोसेस जो है स्मूथली हो, राइट। हाँ, और इसमें कुछ खास है तो ये रजिस्ट्रार वाला तुमको समझा नहीं, ये लोग क्या काम करते हैं, मेन तो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक का। बाकी सब चीजें ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्विक। आपने को थोड़ा एक दो टॉपिक और मेरे को लेना है, फिर आपने आज के लेक्चर खत्म करेंगे। Does NSC provide any facility for IPO? क्या NSC भी IPO के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली बात है, यस करता ही है अगर करें। नाउ NSC क्या करता है, NSC मेनली तो आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस में काम करता है और उसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, राइट। तो इसके लिए उनको एक सॉफ्टवेयर बना रखा है नीट IPO करके, जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो, ये बिडिंग करते हैं करके, ठीक है ना। तो ये इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया क्या, नीट IPO, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग IPO, ये इसका फुल फॉर्म, यदि आपको चाहिए तो, ठीक है ना। अभी इसके अंदर क्या है, बुक बिल्डिंग थ्रू एनएससी। एनएससी के थ्रू यदि आप बुक बिल्डिंग करते हो करके, राइट, तो उसके आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि तुम बुक बिल्डिंग बीएससी के थ्रू भी कर सकते हो ना, तो यदि एनएससी के थ्रू करते हो तो ये कुछ एडवांटेज मिलेंगे, तो अपनी तारीफ कर रहा है करके। क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है, जैसे क्योंकि मैंने बताया तुम्हारा बुक एनएससी वालों ने बनाया है, तो बीच बीच में अपनी तारीफ करते हैं। पहला, एनएससी सिस्टम ऑफर्स अ नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी इन सिक्योरिटीज। नेशन वाइड मतलब कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, बिडिंग कर सकते हो। दूसरा, आपको फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एक प्लेटफॉर्म देता है बिडिंग के लिए। फिर कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज इन इशू फार लेस देन द नॉर्मल आईपीओ। जो नॉर्मल मतलब पहले के टाइम पे होता था फिजिकल आईपीओ थे, उनसे काफी कम यहाँ पे कॉस्ट आता है। फिर सिस्टम रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द इशू प्रोसेस। ये आपका एफिशिएंट है, थोड़ा टाइम रिड्यूस करके कम टाइम में आपको काम करके दे देगा। नाउ ये लास्ट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है 100%, राइट। आईपीओ का मार्केट टाइमिंग क्या रहता है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक का। कितना, मॉर्निंग 10 बजे से लेके 5 बजे का। नॉर्मल तुमको पता है शेयर मार्केट कितने बजे से कितने बजे ओपन रहता है। नॉर्मल जो शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है दैट इज बिटवीन 9:15 टू 3:30, 9:15 AM टू 3:30 PM, ये अपना नॉर्मल शेयर मार्केट का टाइमिंग रहता है। और आईपीओ के लिए टाइमिंग डिफरेंट रहता है, ये आईपीओ के लिए टाइमिंग है, ठीक है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक का। तो ये तुमको पता होना चाहिए। और दूसरा, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है, राइट, कि कौन सा सिस्टम है जो कि यूज करते हैं बिडिंग के लिए एनएससी के अंदर, तो नीट आईपीओ। आई होप तुमको क्लियर रहेगा। आगे चले, हाँ ना, अभी ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, करेक्ट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हम कंपनी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। कंपनी ने अब तक पास्ट के अंदर क्या क्या चीजें किया है, इनका सेल्स कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, फ्यूचर के अंदर कंपनी के क्या प्लान्स है, जो आपसे पैसे ले रहे हैं उनका कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज करेगा। फिर कंपनीज में रिस्क क्या है, कंपनीज के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स कौन कौन है, राइट। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा, ठीक है ना। ना प्रोस्पेक्टस बनाता कौन है, कंपनी बनाता है, और फिर ये अपना सेबी के पास जाता है, ये अपना स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, इनसे अप्रूवल होता है, फिर ये लोग को दिया जाता है, ना। चलो प्रोस्पेक्टस में देखो क्या लिखा है करके, देखो इसका रीजन समझो करके, यहाँ पे लिखा भी है करके, क्यों लिखा है करके।
आप कोई कंपनी आ रही है, कंपनी बोल रही है कि हमारे सिक्योरिटी लो और हमको पैसा दो करके, हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। तो जो इन्वेस्टर लोग है वो पागल है, ऐसे इन्वेस्ट कर देंगे क्या तुम्हारे कंपनी के अंदर? क्या आंख बंद कर ब्लाइंडली भरोसा करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई अपनी कंपनी के बारे में बताओ, तुम्हारी कंपनी कैसी है, क्यों हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो वो कंपनी को बताना पड़ेगा। तो बताएगा कैसे? प्रोस्पेक्टस बनाता है जिसके अंदर सारा का सारा डिटेल्स लिखता है। बस, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं वो पहले डिस्कस करता हूँ, बाकी तो इतना ही है। हाँ देखो, यहाँ तक तो ये मोस्टली तो कुछ खास काम का है नहीं करके, बस ये वाला लास्ट लाइन काम का है जो कि तुमको समझेगा नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। बाकी में तो ये बताया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना होता है, राइट ना। ये लास्ट वर्ड देखो, अंडरराइटिंग का एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ये एक इन्फॉर्मेशन वो भी आपको देना होता है। अंडरराइटिंग वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जरा समझो। आईपीओ के केस में लेट्स से कि मैं 1 लाख सिक्योरिटीज लेके आ रहा हूँ, 1 लाख अपने शेयर्स बेच रहा हूँ करके ना। आपको पता है कैसे सेबी ने रूल बना रहा है कि इसका मिनिमम 90% जो सिक्योरिटीज है वो तो बिकना ही चाहिए, 90% शेयर्स तो बिकना ही चाहिए। मतलब कि यदि इसका मिनिमम 90,000 शेयर्स तो लोगों को अंदर बिकना ही चाहिए। यदि मान लो कि आपके सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर्स बिके, ठीक है, मान लो आपके सिर्फ 70,000 शेयर से बिके, लोगों को आपको इतने शेयर्स खरीदने की इच्छा ही नहीं करेगी, सिर्फ 70,000 शेयर्स बिके, उस केस में क्या होगा? आपका पूरा का पूरा आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। आप एक भी शेयर्स नहीं बेच पाओगे, आपको उन लोगों जो खरीदा भी है उनको पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा। ये एक क्राइटेरिया रहेगा, क्या? मिनिमम 90% जो आपके सिक्योरिटी है, आपके जो शेयर्स है वो बिकने चाहिए, राइट। तो अंडरराइटर्स का काम कहाँ पे आता है करके, जब मान लो कि ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जितनी सिक्योरिटी हमको बेचना है मिनिमम, उससे भी कम बिक रहा है, तो उस केस में तुम्हारा अंडरराइटर्स का रोल रहता है। ये क्या करेंगे, मान लो कि 90,000 मिनिमम बेचना है, एक्चुअल में कितना 70,000 बिक रहा है, तो अंडरराइटर्स क्या करेंगे, जो डिफरेंस है 20,000 का, वो सिक्योरिटी अंडरराइटर्स लोग परचेज कर लेते हैं। ये इनका मेन काम होता है ना। ऑफ कोर्स ये अपना जो सर्विस दे रहे हैं तुमको रिस्क से बचा रहे हैं करके, राइट। तो इसके बदले में थोड़ा बहुत फीस भी चार्ज करते हैं कंपनी से करके। तो ये अंडरराइटर्स का काम होता है। आई होप तुमको अंडरराइटर्स होता है क्या है तुमको समझा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, अच्छा खासा ये फीस चार्ज करते हैं। तो बस यही एक चीज था, और तो कुछ नहीं है ना। प्रोस्पेक्टस के अंदर देखो क्या बोलता है, ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल, एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू। मतलब कि यदि आपका नॉर्मल आईपीओ आता है या फिर एफपीओ आता है, तो वहां पे हम प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वहां पे हम प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट बोलता है। एंड इन केस ऑफ राइट इशू, राइट इशू के केस में हम ऑफर, ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। बस ये एक चीज ध्यान रखना है, पहला तो ये ना। अभी आपने जो प्रोस्पेक्टस बनाए ये आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी है, प्लस जो स्टॉक एक्सचेंज है, इनके साथ में ये फाइल करना पड़ता है, मतलब उनको भेजना पड़ता है पहले। तुम डायरेक्टली पब्लिक के साथ में इसको शेयर नहीं कर सकते, पहले तुमको स्टॉक एक्सचेंज आरओसी इनके पास भेजना पड़ेगा, इनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ही तुम आगे भेज सकते हो, राइट ना। आगे चले इसमें, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाए इनसे, आरओसी से या फिर स्टॉक एक्सचेंज से ये फाइनल नहीं हो जाए, तब तक हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसके लिए हम, तुमने ये वर्ड सुना होगा डीआरएचपी, डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसको ड्राफ्ट इसके लिए बोलते हैं, तब तक जब तक ये फाइनल नहीं होता ना, इनसे अप्रूवल नहीं आता, तब तक हम इसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, राइट। बाकी ये है क्या, बाकी मैं आगे समझाता हूँ। नाउ आगे चले इसमें, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मींस ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज, जब तक इनका ड्राफ्ट स्टेज का मतलब जहां तक जब तक इनका अप्रूवल नहीं आता। द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द सेबी एट लीस्ट 30 days prior to the registration of a red herring prospectus or prospectus with ROC। जब आरओसी के पास में आप प्रोस्पेक्टस फाइल करने जाओगे, उससे कम 30 डेज पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा, किसके पास, सेबी के पास, और उसका उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये समझा आपको ना। आगे चलते हैं। सेबी इसके अंदर, सेबी क्या करता है, जब आप सेबी के पास लेके जाओगे तो सेबी इसको रीड करेगा, समझेगा कि आपने सब चीजें बराबर से लिखा है कि नहीं लिखा। कुछ चेंजेस सेबी को लगते हैं तो आपसे कुछ चेंजेस करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसमें कुछ रहेगा क्या ना, जो चेंजेस ऑफ कोर्स आपको वो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद द सेबी वेबसाइट, ये सेबी की वेबसाइट के ऊपर सबके लिए अवेलेबल होता है, करेक्ट। फॉर पब्लिक कमेंट फॉर एटलीस्ट 21 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल किया, राइट, उसके बाद में 21 डेज का टाइम पीरियड मिलता है पब्लिक को। किस चीज के लिए टाइम पीरियड मिलता है, जिसके ऊपर पब्लिक अपने कमेंट्स कर सकती है, कुछ सजेशंस दे सकती है, जो उनको चीजें पूछना है एक्स्ट्रा पूछ सकती है करके, राइट। 21 डेज का इसके अंदर आपको टाइम पीरियड मिलता है, तो ये कहाँ पे आपको मिलता है, सेबी की वेबसाइट पे। चलो,
ना अभी दो टाइप्स के आपके आईपीओ सॉरी दो टाइप्स के आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिलता है। पहला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और दूसरा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है जरा समझो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो कि पॉपुलरली देखने को मिलता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको ये प्रोस्पेक्टस बताया था ना, ये भी देखो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। ये देखो क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। कौन सा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ना होता क्या ये जरा समझो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बेसिकली क्या रहेगा ना कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा, उस शेयर का प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, या फिर आप कितना अमाउंट रेज करने वाले हो, इसका फाइनल डिटेल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन समझो। दिस मींस दैट इन केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अपर एंड लोअर प्राइस बैंड्स आर डिस्क्लोज। देखो क्या होता है यहाँ पे, आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस कैसे देते हैं हम, एक प्राइस बैंड दे देते हैं कि इतने से लेके इतने प्राइस के बीच में हो सकता है। मीशो के केस में 1052 111। तो यहाँ पे देखो मेरे को बताओ क्या फाइनल प्राइस क्या रहेगा, वो हमने डिस्क्लोज किया क्या, नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे वो भी हम डिस्क्लोज करते हैं क्या, नहीं, वो भी हम डिस्क्लोज नहीं करते। यहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अप टू 1 लाख शेयर्स करके, राइट। क्या एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स बोला क्या, नहीं, अप टू 1 लाख शेयर्स करके, राइट। थोड़े कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट, बट होते 1 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, टोटल प्राइस कितना रहेगा वो भी डिसाइडेड, फाइनल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और अमाउंट कितना रहेगा वो भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलता है। इसको हम बोलते हैं क्या, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलेंगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तुमको समझा ना, क्योंकि जो फाइनल इन्फॉर्मेशन रहेगा वो बाद में पता चलता तुमको। फिर दूसरा आता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। जैसे तुमने देखा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, बहुत ही बड़ा प्रोस्पेक्टस है। ये देखो तुम 690 पेज इसके अंदर है, इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस है। तो इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए पढ़ना इजी का टास्क नहीं है, राइट। तो इन्होंने क्या अब्रिज प्रोस्पेक्टस वाला कॉन्सेप्ट लेके आया, जहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा शॉर्ट वर्जन इसका हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस प्रोस्पेक्टस के जो सेलिएंट फीचर्स है, सेलिएंट वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही इसके अंदर रहेगा, बाकी और कुछ नहीं। ये बेसिकली क्या शॉर्टर वर्जन है और कुछ नहीं है, राइट। आगे चले। नाउ who prepares the prospectus slash offer document, of course मर्चेंट बैंकर्स बोल लो, लीड मैनेजर्स बोल लो, ये लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स तुमको सेबी का इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं है। ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जरा समझो व्हाट डज वन मीन बाय लॉक इन। लॉक इन से क्या मतलब है, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, राइट। देखो एक बार आईपीओ आया ना, आईपीओ के केस में क्या होता है कि जो उसके प्रमोटर्स लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं, राइट, इन लोगों के लिए कंडीशन लगा रखा है कि आईपीओ आने के बाद में तुम इमीडिएटली अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हो, राइट। तुमको कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा, जनरली 1 साल का ये टाइम पीरियड होता है, राइट, या फिर थोड़ा अलग भी हो सकता है, बट जनरली 1 साल का टाइम पीरियड होता है, राइट। ऐसा हमने क्यों रखा है कंडीशन, पहली बात तो ये कंडीशन किसके लिए, जो प्रमोटर्स है, कंपनी के ओनर्स है उनके लिए, और जो कंपनी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनके लिए है करके, राइट, जिनको हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उनके लिए कंडीशन है। नॉर्मल पब्लिक के लिए, हमारे लिए कंडीशन नहीं है। मैंने आईपीओ के अंदर शेयर्स अप्लाई किया, मेरे को लेट्स से शेयर्स मिल भी गए, तो मैं चाहूँ तो पहले दिन ही बेच सकता हूँ करके, मेरे ऊपर ये कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए, किसके लिए, प्रमोटर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टर के लिए। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या था कि एक मिनिमम टाइम पीरियड जहां पे आप अपने शेयर्स बेच नहीं सकते, क्या, आईपीओ के बाद में एक मिनिमम टाइम पीरियड जहां पे आप अपने शेयर्स बेच नहीं सकते, इसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ऐसा है क्यों, ये जरा समझो। क्या होता है ना कि एक बार कंपनी का आईपीओ आता है, तो जनरली ऐसा नोटिस किया जाता है कि बड़े बड़े आईपीओ के केस में शेयर प्राइस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्या, शेयर प्राइस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। उस टाइम पे यदि बढ़े हुए शेयर प्राइस के ऊपर जो प्रमोटर लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो अपना शेयर्स का सेलिंग करेंगे, तो शेयर प्राइस सडनली क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, राइट। तो उस केस में इन्वेस्टर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा सिचुएशन ना हो इसके लिए हमने क्या किया, एक मिनिमम टाइम पीरियड रखा, जिसके अंदर हमने बोला प्रमोटर लोग और बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, ये अपना शेयर नहीं बेच सकते हैं। ऐसा तुमको देखने को मिला। अभी रिसेंटली तुमको बताया ये स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसका आईपीओ आया था, राइट, बहुत बड़ा आईपीओ था करके। तो उसके केस में जैसे शेयर लिस्ट हुआ, सडनली शेयर बहुत ज्यादा भागा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। फिर सडनली शेयर प्राइस क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम भी हो गया, राइट। ऐसे सिचुएशन में यदि प्रमोटर लोग, जो बड़े इन्वेस्टर लोग, वो भी यदि अपने शेयर प्राइस को, शेयर बेचने लग जाए, तो शेयर का बेचारे का क्या हाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आया, इसके लिए हमने क्या किया, एक मिनिमम लॉकिंग पीरियड रखा है। देख लेते क्या, लॉक इन इंडिकेट्स फ्रीज ऑन सेल ऑफ शेयर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड, जनरली 1 साल का देखने को मिलता है। और ये है एज पर सेबी गाइडलाइंस, ये होता है करके, कौन, प्रमोटर्स लोग एंड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं वो लोग, उनके लिए रखा, प्रमोटर्स और मेन पर्सन, ये लोग जो कंपनी को कंट्रोल करते हैं, उनको एक क्या करना पड़ता है, मिनिमम टाइम पीरियड तक अपना शेयर्स बेच नहीं सकते, मिनिमम परसेंटेज ऑफ कंपनी के अंदर होल्ड करके रखना पड़ता है।
यही होता है लॉक इन वाला कॉन्सेप्ट, समझा तुमको? ओके, आगे चले। नाउ व्हाट इज मेंट बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, एकदम सिंपल सा है। जब तुम्हारा आईपीओ खत्म हो गया तो तुमको क्या करना पड़ता है, अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ता है करके, राइट? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये लिस्ट कौन कराता है, कंपनी कराती है, ऑफ कोर्स, ये बात है ना। लिस्टिंग कराने से होता क्या है, तुमको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब कि तुम्हारे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये करते क्यों, इसका रीजन क्या होता है, मेनली टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू सिक्योरिटी। दोनों वर्ड का मतलब मोर और लेस सेम ही होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर, लेट्स से कि कोई कंपनी आईपीओ है, उसके अंदर मैंने शेयर्स परचेज किए आईपीओ के अंदर, मेरे को मिल गया ना, शेयर्स मिल गए। अभी थोड़े टाइम बाद में मान लो कि मेरे को पैसों की नीड है, या फिर मेरे को लगता है कि अब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और मैं शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, ठीक है? यदि इन शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होता तो मैं शेयर्स को बेचूंगा कैसे, राइट? यदि मेरे को शेयर्स बेचने में बेच ही नहीं पाऊंगा यदि ये स्टॉक एक्सचेंज पे इसका बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता। तो मेरे जैसे लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि मैं अपने शेयर्स बेच सकूं, किसी और को खरीदने तो वो खरीद सके करके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कंपनी रहती है अपने शेयर को, अपनी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है, करेक्ट ना? लिक्विडिटी वर्ड का मतलब तो तुमको बताया था ना मेरे बात पहले भी। लिक्विडिटी, कितना जल्दी तुम अपने एसेट को, कितना जल्दी अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हो और उसके बदले में पैसे वसूल कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? यदि अपना सिक्योरिटी शेयर मार्केट पे लिस्टेड है तो इमीडिएटली आप सेकंड्स के अंदर क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स बेच सकते हो, करेक्ट? जो कि आज के टाइम पे सिचुएशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, ये आपको समझा? फिर और क्या है इसके अंदर कुछ, हाँ, लिस्टिंग सेरेमनी करके। ये बेसिकली क्या होता है कि एक बार आईपीओ खत्म हो गया ना, फिर कंपनी अपना शेयर लिस्ट कराती है, तो इसके लिए एक सेरेमनी होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स वगैरह होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, वहां पे घंटी वंटी बजाते हैं, इसके लिए एक सेरेमनी पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। इसी को लिस्टिंग सेरेमनी बोलते हैं करके, ठीक है ना? चलो, और कुछ नहीं इसके अंदर, तो ये लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, और कुछ नहीं ना। लिस्टिंग एग्रीमेंट ये क्या होता है, कंपनी और जो अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज, इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है? फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम लिस्टिंग अग्रीमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर सारी सारी डिटेल्स लिखी रहेगी, राइट? किसका क्या रोल रहेगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो सब। At the time of listing of security of a company on a stock exchange, the company is required to enter into a listing agreement with the exchange. ठीक है? The listing agreement specify terms and conditions of listing and disclosure that shall be made by the company on continuous basis. ये लास्ट वाला लाइन ध्यान से देख लेना क्या बोलता है करके। लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर क्या है ना, एक कंडीशंस लिखे हुए हैं क्या, कि कंपनी जो है उसको पीरियोडिक बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर्स का क्या मतलब है, पीरियोडिक बेसिस पे जनरली इंडिया के अंदर हर 3 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी का अब तक क्या प्रॉफिट हुआ, क्या सेल्स हुआ, ये सारा का सारा उसका पीएनएल अकाउंट, उसका बैलेंस शीट वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना पड़ता है। ये लिस्टिंग अग्रीमेंट में लिखा होता है और ऐसा प्रैक्टिकली फॉलो होता है। हर 3 महीने में इंडिया की जो लिस्टेड कंपनीज है वो अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? देखो, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर यदि आपकी कंपनी को लिस्टेड रहना है करके आईपीओ के बाद में, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है, राइट? यदि आपको बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती है, वो आपको फुलफिल करना होता है। यदि आप वो कंडीशंस पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको शेयर को डीलिस्ट कर दिया जाता है। डीलिस्ट करने का मतलब आपके भी सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो सकता, ये इसका मतलब होता है। बहुत रेयर होता है बट ऐसा पॉसिबल है करके। परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, ये इसका मतलब है। मतलब ये होने के बाद में नो लॉन्गर ट्रेडिंग, उसके बाद में ये डीलिस्टिंग हो गया तो आपका ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा ना। लास्ट एक दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं, देन बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है। सेबी का क्या रोल होता है आईपीओ के केस में, इशू के केस में? तो सेबी का मेनली तो रेगुलेटरी वाला रोल होता है, प्रोसेस को ऊपर ऊपर से देखता है करके कि प्रोस्पेक्टस में तुम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो करके। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने बना रखे हैं, तो जो कि लोगों को फॉलो करना होता है, करेक्ट? Any company making a public issue or listed company making right issue of a value of more than 50 lakh is required to file draft offer document with the SEBI for its observation. मतलब 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट तुम लेके आ रहे हो आईपीओ का, तो आपको प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब क्या प्रोस्पेक्टस, वो आपको सेबी के साथ फाइल करने पड़ते हैं और उसके ऊपर सेबी अपने ऑब्जर्वेशन देती है, मतलब अपने कमेंट्स देती है। हाँ, ये क्या बोलता है, validity period of SEBI's observation is 3 months only, that company has to open its issue within 3 months period after observation by the SEBI। आपने कंपनी के साथ में, सॉरी, कंपनी ने सेबी के साथ में अपना प्रोस्पेक्टस फाइल किया और सेबी ने उसके ऊपर लेट से अप्रूवल दे दिया। जैसे ही सेबी ने आपको अप्रूवल दिया
विद इन 3 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा, आईपीओ लेके आना पड़ेगा, पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करते हो 3 महीने के अंदर, तो आपको जब वापस से क्या करना पड़ेगा, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। यही चीज यहाँ पे ना, ये दो पॉइंट एकदम ही बहुत ही बेसिक और जेनरिक पॉइंट्स है करके। डज इट मीन सेबी रेकमेंड्स टू एन इशू, क्या मतलब है, क्या सेबी रेकमेंड करता है कि आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए? ऑफ कोर्स ये बातें नहीं करता है। एंड फिर ये बोलता है कि द सेबी टेक मेक्स वंस मनी सेफ। जस्ट बिकॉज सेबी ने प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल दे दिया, क्या इसका मतलब है कि आपका पैसा सेफ रहेगा? क्या इसका ये मतलब है कि आपका शेयर मार्केट में पैसा डूब नहीं सकता? ऑब्वियसली बात है, दोनों के अंदर क्या है, आंसर नो। क्या सेबी रेकमेंड करता है टू एन इशू? नहीं करता। क्या सेबी का जस्ट बिकॉज पे ठप्पा लग गया, अप्रूवल लग गया, तो इससे आपका पैसा सेफ हो गया क्या? एब्सोल्युटली नो, करेक्ट। बाकी इसके अंदर एकदम जेनरिक पॉइंट देखें, आप देखोगे तो इसके अंदर आपको समझ आएगा। फिर भी देख लेता हूँ कुछ आपके लिए, कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ हो तो। नहीं, इसमें तो कुछ खास नहीं है। हाँ, ये लास्ट लाइन देख लो। दे आर स्ट्रांगली वार्नड अगेंस्ट रिलाइंग ऑन द टिप्स और न्यूली न्यूज थ्रू अनऑफिशियल मीन्स, राइट। सेबी बोलता है कि सेबी आपके लिए एडवाइस देता है कि आप कोई भी टिप्स के बेसिस पे या फिर कोई भी अनऑफिशियल न्यूज के बेसिस पे आप रिलाई नहीं करे करके, राइट। इसके लिए तुम देखोगे ना कि बहुत, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा सेबी बोलता है करके। सेबी इसके लिए बोलता है बिकॉज ज्यादातर लोगों को क्या है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बहुत इच्छा होती है, बट उनके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें ये उसका नॉलेज नहीं होता। तो लोग पूछते रहते हैं दूसरे लोगों को, अरे बताना यार, कोई शेयर बताना किसके अंदर इन्वेस्ट करूं, राइट। मेरे को पर्सनल लोग, इतने सारे लोग बोलते हैं बता कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं, तू बस बोल मैं इन्वेस्ट कर दूंगा करके। तो ऐसा कभी नहीं करना कि टिप बेसिस पे कभी इन्वेस्टिंग नहीं करने का, राइट। कोई टिप दे तो उसको अवॉइड करो। मैं पर्सनली किसी को कोई टिप नहीं देता करके, ठीक है ना। तो चलो, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाला है, दैट इज फॉरेन कैपिटल इश्यू। इंडिया के बाहर से यदि आपको पैसा उठाना है तो आप कैसे उठा सकते हो, ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।